स्टार्टअप की शुरुआत हमेशा ही किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए होती है। ऐसे में स्टार्टअप हमेशा एक यूनिक आइडिया के साथ शुरू होते हैं। इस केस में उनका जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में टेस्टेड नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में स्टार्टअप के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बनाते वक्त अपने टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखें। हालांकि यहां सवाल ये उठता है कि आखिर अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे पहचाने। आइए जानते हैं कैसे 3 आसान से स्टेप को फॉलो करके आप अपने टारगेट ऑडियंस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस एज के लोगों के लिए है, यानी किस एज के लोग उसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ये पता करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उम्र के हिसाब से लोगों का सोचने का तरीका अलग अलग होता है। क्या आपको पता है, ज्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विस को बेचने का एक ही राज ये है कि ऐसे कस्टमर्स बनाइए जो आपको जानते हो, पसंद करते हो और आप पर बिलीव करते हो। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन गेन करना सीखें और ऐसे हैप्पी कस्टमर बनाएं जो आपको इतना पसंद और विश्वास करते हो कि हर बार आपको ही अपना सेलर चुने। किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके पास जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी डिमांड को मार्केट में समझना बहुत जरूरी है। यानी कि मार्केट को पूरी तरीके से जानना बहुत जरूरी है और उसकी रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको कैसे पता चलेगा आपके कस्टमर्स कौन हैं, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? ऐसे क्या ट्रेड्स हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपकी टारगेट ऑडियंस है? आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी जरूरतों को आपको पहचानना है। आपकी टारगेट ऑडियंस को आपको पता करना है कि कौन है जो आपका सामान खरीद सकता है। कस्टमर के साथ अपना रिश्ता अच्छा बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सबसे पहले कस्टमर की नीड्स को समझें और फिर उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं ये सोचें। कई सेलर नए कस्टमर्स के साथ सीधे प्रोडक्ट को बेचने की बात करने की गलती करते हैं। अगर आप सही मौके पर अपने कस्टमर्स की नीड को नहीं समझेंगे और अगर आप ये नहीं समझ पाए कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में उनकी नीड्स बदलती है तो आप फेल हो सकते हैं। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप अपने कस्टमर को जानें। कस्टमर से बात या चैट करें, उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालें ताकि आप अपने कस्टमर को उनकी जरूरत की चीजें ऑफर कर सकें, बदले में इसके कि आप उन्हें उन प्रोडक्ट के लिए मना रहे हैं जो आप उन्हें बेचना चाहते हैं। कई सेलर का अपने कस्टमर के लिए बिहेवियर ऐसा होता है कि जैसे वो सिर्फ एक रात की बात हो। अगर आप केवल सेल के बारे में परेशान हैं और अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में नहीं सोचते तो आप अपने कस्टमर को दोबारा खुद से ऑर्डर खरीदने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप जितना दे सकते हैं उससे ज्यादा देने का कभी प्रॉमिस मत करिए। अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो आपके पास सिर्फ खराब रिव्यू और कस्टमर्स की शिकायतें ही रह जाएंगी और आप अपनी कम्युनिटी और कस्टमर का बिलीफ खो देंगे। हमेशा कंफर्म करें कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसकी फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन को कस्टमर्स जानते हैं। हमेशा कम आउटपुट देने का प्रॉमिस करें ताकि जब रियल या फाइनल रिजल्ट आए तो उसे देखकर आपके कस्टमर्स खुश हो जाएं। पर सपोज अगर एक वेडिंग में किसी फोटोग्राफर ने प्रॉमिस किया कि वो 1000 फोटो के ऊपर फोटो क्लिक करके देगा, लेकिन उस इवेंट में उसने 1500 फोटो के ऊपर क्लिक किए, तो कुल मिलाकर के क्लाइंट उससे खुश ही होगा कि हमारी बहुत सारी फोटोज क्लिक हो गई हैं। तो इस तरह से उसने एक मिनिमम क्राइटेरिया भी बता दिया और अपने क्लाइंट को खुश भी कर दिया। सेल्स के बाद भी अपने कस्टमर्स को फॉलो अप करिए और उनसे बातचीत करते रहिए। अगर कस्टमर्स खुश नहीं हैं, तो आप उनका फीडबैक लीजिए ताकि आप अपनी कंपनी में आगे मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट की कमियों के बारे में बता सकें। अगर एक बार आप कस्टमर का ट्रस्ट पा लेते हैं तो उनका दूसरे सेलर या दूसरे कंपनी के पास जाने की उम्मीदें कम हो जाती हैं। वो आपसे होलसेल में सामान खरीद सकते हैं और अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट सस्ते दाम पर बिक रहा है
और वही प्रोडक्ट आपके पास भी है जिसका दाम पहले रीसेलर से एक्स्ट्रा है, तो इसके बावजूद भी आपका कस्टमर अपने रिलेशन की वजह से आपसे ही वो प्रोडक्ट खरीद सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप कस्टमर के बीच में किसी भी चीज की डिमांड पैदा भी कर सकते हैं और उन्हें डिलीवर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको कस्टमर से क्या क्या डिमांड हो, इसे आपको खुद ही पहचानना होगा। आपको डिस्कवर करना होगा कस्टमर की क्या वैल्यू है। उसके बाद आपको वो क्रिएट करना होगा और उसके बाद आपको उसे पूरा करना होगा। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कस्टमर से रिलेटेड हैं। आप में से सभी ने जियो कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। जब कभी हम टेलीकॉम कंपनियों की बात करते हैं तो सबसे पहले जुबान पर आइडिया, एयरटेल, रिलायंस कम्युनिकेशन और वोडाफोन का नाम आता था। लेकिन 2016 में बाजार में कदम रखने वाली टेलीकॉम कंपनी जियो ने बाजार में कदम रखते के साथ देश में मोबाइल फोन बाजार में उथल पुथल मचा दिया। आज हर कोई एक नंबर जियो का अपनी जेब में लेकर घूमता है। आए दिन नए नए ऑफर्स देकर जियो ने बाकी कंपनियों को भी मैदान में बने रहने के लिए अच्छे ऑफर को निकालने के लिए मजबूर कर रखा है। आज लोग जियो के लॉयल कस्टमर बने हुए हैं। स्मार्टफोन हालांकि कुछ सालों से काफी इस्तेमाल होने लगे हैं और लगभग हर इंसान के पास अब स्मार्टफोन जरूर होता है, लेकिन इसमें एक कमी ये थी कि इंटरनेट बहुत महंगा था। मैं खुद 250 रुपए का रिचार्ज करता था तो सिर्फ 1 GB डेटा मिलता था, वो भी 30 दिनों के लिए। एक बार आपको ये सुनकर हंसी जरूर आ जाती होगी, 250 रुपए में 1 GB डेटा 30 दिनों के लिए। अब आप सोचिए, ये 1 GB अगर हम 4G में चलाएं तो 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। 5 सितंबर 2016 का दिन भला कौन भूल सकता है, जिस दिन भारत में इंटरनेट के क्षेत्र में सबसे अनोखा कदम बढ़ाया गया। और इस दिन जियो ने भारत के लोगों के लिए फ्री में सेवा की शुरुआत की और लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता, लेकिन इसे ज्यादा वक्त नहीं लगा और लोगों की भारी भीड़ रिलायंस जियो स्टोर के बाहर उमड़ पड़ी। तो यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले जियो ने लोगों की नीड को पहचाना, क्योंकि सारी मोबाइल कंपनियां बहुत महंगा डेटा दे रही थी और लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इसके बाद जियो ने फ्री में डेटा बांटना शुरू किया था कि लोगों के बीच में डिमांड बढ़ जाए। जियो जब भारत में लॉन्च हुआ तो तेजी से इंटरनेट यूजर्स में बढ़ोतरी हुई। इंटरनेट इस्तेमाल होने वाले लोगों की संख्या 15 गुना बढ़ गई। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट का उपयोग करने में केपेबल नहीं थे। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन रिलायंस जियो अपने फोन को साथ लेकर आया। ऐसे धीरे धीरे जियो ने कस्टमर क्रिएट करके पूरी मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया।